हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड आज की वीडियो में हम लोग कवर करेंगे पार्ट 2 हैंड रिटन नोट्स फॉर सेल चैप्टर क्लास 9th। तो क्लास 9th के लिए ये सेल चैप्टर होने वाला है हैंड रिटन नोट्स पार्ट 2। पार्ट 1 में हमने बहुत सारी चीज़ें कवर कर ली थी, आप लोग देख सकते हो। ये सब हम पार्ट 1 में ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। अगर आप लोगों ने पार्ट 1 नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। और अब हम लोग स्टार्ट करते हैं विद द पार्ट 2। पार्ट 2 के साथ हम लोग स्टार्ट करेंगे। हमें पढ़ना था टोनिसिटी, ठीक है, ऑफ सॉल्यूशन। टोनिसिटी ऑफ द सॉल्यूशन हमें पढ़ना है। तो हम तीन टाइप्स के होते हैं। एक होता है आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक एंड हाइपरटोनिक। तो सबसे पहले आइसोटोनिक की बात करते हैं। अगर दोनों उसमें सेम सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट है एज कम्पेयर टू द सेल। ये एक बीकर ले लिया, उसमें सेल डाल दिया, तो सेम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट अगर सेल में भी और बीकर में भी है, इक्वल है दोनों में। अगर यहाँ 10 ml HCl है इस वाले बीकर में एंड सेल के अंदर 10 ml है, तो दोनों में ही क्या है, सेम अमाउंट है। तो सेम अमाउंट वालों को हम कहते हैं आइसोटोनिक। हाइपोटोनिक जिसको कहेंगे, किसको कहेंगे हाइपोटोनिक? अगर हमारा एक बीकर है जिसमें हमने सेल डाला एंड यहाँ जो हमारा बीकर है, बीकर में जो भी अमाउंट है सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट का, वो ज़्यादा है सेल से ज़्यादा है किसमें? बाहर के मीडियम में सेल से ज़्यादा है अगर हमारा क्या सॉल्यूशन, तो सेल के अंदर चला जाएगा वो। वही है हाइपोटोनिक, यानी कि सेल को वो क्या कर देगा, स्वेल कर देगा। लो सॉल्यूट इन सेल एंड सेल वॉल जो है टर्जेट हो जाती है। हाइपरटोनिक में क्या रहता है, अंदर सेल के अंदर बहुत ज़्यादा सॉल्यूशन होगा एंड बाहर जो सराउंडिंग होगी उसमें कम रहेगा। तो मतलब जो सेल के अंदर वाला है वहाँ से बाहर निकल जाएगा। यानी कि हमें पता है कि हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में जाती हैं चीज़ें। डिफ्यूजन में हमने पढ़ा था। सेल वॉल को अगर हम देखते हैं, सेल वॉल ओनली एंड ओनली प्लांट्स में पाई जाती हैं, एक प्रोटेक्टिव लेयर की तरह काम करती हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाद जो कवरिंग आती है उसको हम सेल वॉल कहते हैं। ये हमारी बैक्टीरिया, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांट्स, इन सारी चीज़ों में पाई जाती है। इट वॉज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक। तो रॉबर्ट हुक ने ही सेल को डिस्कवर किया। सेल वॉल को भी डिस्कवर किसने किया? रॉबर्ट हुक ने 1665 में ही किया था। ये सेमी परमिएबल नहीं होती, किसकी तरह? सेल मेम्ब्रेन की तरह, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरह ये सेमी परमिएबल नहीं होती। ये परमिएबल है, यानी कि सारी चीज़ें अंदर बाहर कर सकता है इन नेचर। एंड नॉन लिविंग पार्ट ऑफ द सेल, यानी कि ये कैसा होगा, रफ एंड टफ होगा, एकदम रिजिड होगा एकदम, ठीक है, क्योंकि सेल वॉल हमारा क्या है, नॉन लिविंग है। प्लांट सेल वॉल सेल्यूलोज से बनी होती है। बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है वो पेप्टिडोग्लाइकन से बनी होती है। एल्गी की जो सेल वॉल होती है वो सेल्यूलोज से ही बनी होती है, जैसे प्लांट सेल की सेल वॉल बनी होती है। फंगल सेल की सेल वॉल जो होती है काइटिन की बनी होती है। बहुत इंपॉर्टेंट है, किसकी बनी होती है? काइटिन की बनी होती है। श्रिंकेज ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन अवे फ्रॉम श्रिंकेज जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का होता है अवे फ्रॉम द सेल वॉल, उसको ही हम प्लाज्मोलाइसिस बोलते हैं। ये भी एक इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं फंक्शंस ऑफ सेल वॉल, तो सेल वॉल हमें जैसे कि पता है कि ये डेड होती है, रिजिड होती है और परमिएबल होती है। तो सेल वॉल प्लांट सेल्स में क्यों पाई जाती है? ये हमने पार्ट 1 में देखा था कि सेल वॉल प्लांट सेल के अंदर ही क्यों पाई जाती है, क्योंकि वो मूव नहीं कर सकते हैं। एंड अगर वो मूव नहीं करेंगे तो वो अपने आप को बचा कैसे सकेंगे एनवायरनमेंट से? तो वो सेल वॉल उन्हें बचाता है। जो सेल वॉल होता है वो शेप देता है प्लांट सेल को। तो प्राइमरी सेल वॉल होता है, एक सेकेंडरी सेल वॉल होता है। फंक्शन एज अ परमिएबल मेम्ब्रेन, तो हमने पढ़ा अभी कि फंक्शन क्या है इसका, कि वो परमिएबल मेम्ब्रेन की तरह काम करेगा। सुबरिन एंड क्यूटिन, है ना, प्रेजेंट होता है ऑन द सेल वॉल, प्रिवेंट इवेपोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम सेल।
इवेपोरेशन ऑफ वाटर को प्रिवेंट करता है ये कौन? सुबरिन एंड क्यूटिन। न्यू सेल वॉल फॉर्म ड्यूरिंग सेल डिविजन बाय सेल प्लेट derived from Golgi apparatus and Golgi body and एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, नई सेल वॉल जो होगी किसके थ्रू आ जाएगी? किसके थ्रू आएगी? गोल्गी बॉडीज एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के थ्रू। साइटोप्लाज्म, H2O साइटोप्लाज्म में बहुत होता है। H2O क्या है? वाटर बेसिकली, है ना। ये हमारा सेल है, सेल के अंदर होता है न्यूक्लियस, ये हो गया न्यूक्लियस। यहाँ पर बहुत सारे सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, है ना, ये हो गए बहुत सारे सेल ऑर्गेनल्स। और ये इसके अंदर जो, एक सेकेंड, वेट अ मिनट, इसके अंदर जो, सॉरी, इसके अंदर जो ये फ्लूइड आपको दिख रहा है, ब्लू 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 ब्लू, ये जो फ्लूइड है ना, ये हो गया हमारा न्यूक्लियस, और ये हो गया हमारा, क्या हो गया? ये सेल ऑर्गेनल्स हो गए। ठीक है, तो अब हम इसको समझे कैसे, समझ कैसे सकते हैं? साइटोप्लाज्म क्या है बेसिकली, हमें यही तो जानना है। तो ये जो हमारा फ्लूइड आपको ब्लू ब्लू कलर में दिख रहा है ना, यही है साइटोप्लाज्म, यही है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या है कि ये फ्लूइड टाइप्स में होता है, इसके अंदर पानी तो बहुत ज़्यादा अमाउंट में होता है और भी काफ़ी चीज़ों से मिलकर ये बना होता है। और ये होते हैं हमारे सेल ऑर्गेनल्स जो बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। सॉरी फॉर द नोटिफिकेशंस। तो ये हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। इट इज़ द पार्ट ऑफ द सेल लाइज बिटवीन न्यूक्लियस एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। साइटोप्लाज्मिक लिक्विड को हम साइटोसोल बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये तो भैया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखना। शॉर्ट नोट्स अगर आप लोग बनाते हो, और मैं बताती जाती हूँ इसी चैप्टर के कि आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्या चीज़ है, तो वो तो आप एक पेपर पे नोट कर लो। एंड ये चीज़ें आपको एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं दिखेंगी, कहीं ना कहीं आप आगे जाके एंट्रेंस दोगे तो आपको उसमें भी दिख जाएंगी। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ इसको नोट कर लेना कि साइटोप्लाज्मिक लिक्विड्स जो होते हैं उसको हम साइटोसोल कहते हैं। ओके, विच होमोजीनियस लिक्विड कंटेनिंग सेल ऑर्गेनल्स एंड इंक्लूजन बॉडीज, तो ये है साइटोप्लाज्म। क्या करता है साइटोप्लाज्म? स्टोर करता है अमाइनो एसिड्स, प्रोटीन्स को, ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट्स को, वाइटामिन्स को, आयंस को, बहुत सारी अलग चीज़ों को। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिएंट्स का डिस्ट्रीब्यूशन कौन कराएगा? साइटोप्लाज्म कराएगा। एंजाइम्स इन द सेल, सारी चीज़ों का डिस्ट्रीब्यूशन कराने वाला कौन? साइटोप्लाज्म। एक्सचेंज ऑफ मटेरियल बिटवीन सेल ऑर्गेनल्स, सेल ऑर्गेनल्स में मटेरियल का एक्सचेंज कौन कराएगा? अगेन साइटोप्लाज्म कराएगा। ऑल्सो एक्सचेंज ऑफ मटेरियल बिटवीन वन सेल टू अनदर। अब ये क्या है? साइटोप्लाज्म ही तो मेनली कंपोज है सेल में, सेल में सबसे ज़्यादा साइटोप्लाज्म में आपको मिलेगा। तो मेनली जो टास्क है, सारी चीज़ें हैं, वो कौन कराएगा? एक्सचेंज भी कौन करा रहा है? यहाँ से सारा मटेरियल एक्सचेंज कौन कराएगा? साइटोप्लाज्म कराएगा। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, भाई इसका नाम आप लोग देखकर ही डर गए होंगे, बट हाँ ये बहुत ईजी है। क्या है कि ये दो तरीके के होते हैं, एक होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड दूसरा होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ER बेसिकली क्या है? ER शॉर्ट फॉर्म है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की। तो ये लार्ज नेटवर्क और स्ट्रक्चर कह सकते हो, टाइनी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स का बहुत बड़ा, काफ़ी सारे इकट्ठे एक साथ ये आपको पाए जाएंगे। इसका स्ट्रक्चर हम अभी देख लेंगे। इट ऑल्सो प्रोवाइड स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क टू द सेल, सेल को एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड कौन करता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करता है। इट वॉज, सॉरी फॉर द ब्लर्ड इमेज, एंड इट वॉज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय पोर्टो क्लाउडा पुलम, coined बाय फुलम। ठीक है। एब्सेंट इन प्रोकैरियोट्स, प्रोकैरियोट्स यानी कि जिनके पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता है, उनके अंदर ये एब्सेंट होते हैं। स्पर्म सेल में एब्सेंट होते हैं, मैमल्स में एब्सेंट होते हैं, RBCs में एब्सेंट होते हैं। ER एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक्सटेंड करता है फ्रॉम प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस, एक्सटेंड फ्रॉम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो ये कहाँ से निकलता है? ये सारी चीज़ें आपको बता रहे हैं। ये है हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, तो रफ ER
एंड टाइप्स कैसे हैं, रफ ER एंड स्मूथ ER। ग्रेनुअल ER विद राइबोसोम, ग्रेनुअल ER विदाउट राइबोसोम। कौन से, रफ ER क्या है, इसके अंदर राइबोसोम होगा, RR से याद रखो, मतलब राइबोसोम जो कंटेन करते हैं वो प्रोटीन बनाते हैं, तो ये प्रोटीन सिंथेसिस में इंपॉर्टेंट है रफ ER, ठीक है। एंड स्मूथ ER जो है लिवर सेल्स में यूजुअली पाए जाते हैं, ये विदाउट राइबोसोम होते हैं, यानी कि इनका काम होता है लिपिड बनाना। स्मूथ वालों का काम होता है लिपिड बनाना एंड डिटॉक्सिफाई करना, काफ़ी सारे पॉइजन्स को डिटॉक्सिफाई करता है। 3 पार्ट्स का बना होता है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बट सिस्टर्नी, वेसिकल्स एंड ट्यूब्यूल्स, इन तीनों का ये बनता है। सिस्टर्नी जो कि प्रोटीन के थ्रू, वेसिकल्स जो कि प्रोटीन के थ्रू एंड ट्यूब्यूल्स जो कि लिपिड के थ्रू। तो अगर हम लाइसोसोम का फॉर्मेशन देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। RER से SER एंड SER से गोल्गी बॉडी एंड देन फाइनली लाइसोसोम। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि लाइसोसोम को बनाने में इन्वॉल्व कौन रहता है, ठीक है, और ऑप्शंस में ये सब है, तो आप तो कंफ्यूज हो जाओगे, लेकिन ये क्वेश्चन आता है तो आप लोगों को लास्ट वाला देखना है, गोल्गी बॉडी। तो यानी कि लाइसोसोम्स को कौन बनाने में हेल्प कर रहा है, गोल्गी बॉडीज। फाइनली कौन हेल्प कर रहा है, फाइनली वो देखो कौन हेल्प कर रहा है फाइनल, तो वो गोल्गी बॉडी कर रहा है, तो गोल्गी बॉडी लगाओगे आप लोग, ठीक है। स्केलेटल फ्रेमवर्क देता है सेल को ER, ये देख चुके हैं। प्रोटीन और लिपिड की बिल्डिंग करता है, ये भी देख चुके हैं हम लोग। हार्मोन्स एंड एंजाइम्स को भी ये करता है, एक्ट एज चैनल्स फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल, सो सब हम लोग आगे देख चुके हैं। ये रिकैप है एक तरीके से। साइट फॉर वेरियस बायोकेमिकल एक्टिविटीज़ ऑफ सेल, बहुत सारी एक्टिविटीज़ के लिए एक साइट है ये, है ना। गोल्गी बॉडी, ये सारे हम एक एक करके सारे सेल ऑर्गेनल्स के बारे में पढ़ते जा रहे हैं। गोल्गी बॉडी को अगर देखेंगे, गोल्गी कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं, गोल्गी अपैरेटस भी कहते हैं, इनको हम डेल्टन डिक्टायोसोम्स भी बोलते हैं। तो ये है क्या, गोल्गी बॉडी का स्ट्रक्चर देख लो एक बार, बढ़िया स्ट्रक्चर है ना, एकदम बेहतरीन। तो ये भी किस किस के बने होते हैं, इसमें एक्स्ट्रा क्या है, वैक्यूल। बाकी जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बना होता है उसी का ही है, बट इसमें वैक्यूल भी पाए जाते हैं, ठीक है। It was first discovered by George and detailed structure given by Camillo Golgi। तो मेनली कैमिलो गोल्गी का नाम आपकी बुक में लिखा है, तो इसको याद रखना। एब्सेंट होते हैं किसमें, प्रोकैरियोटिक सेल्स में एब्सेंट होते हैं, RBCs में एब्सेंट होते हैं, स्पर्म सेल में एब्सेंट होते हैं। इट लाइज अराउंड और नियर द न्यूक्लियस, ठीक है। गोल्गी बॉडी इज कॉल्ड द पोस्टमैन ऑफ द सेल, क्या कहलाती है, क्योंकि ये चीज़ों को इधर उधर ट्रांसपोर्ट करती है, इनसाइड एंड आउटसाइड। इंपॉर्टेंट अगेन, फंक्शन क्या होता है, हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ एक्रोसोम ऑफ स्पर्म, हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स शुगर। ये जो पोर्शन है कॉम्प्लेक्स शुगर के, उसमें हेल्प करती है कौन, गोल्गी बॉडी। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये आता है क्वेश्चन, ये सारे पूछे हुए क्वेश्चन हैं, क्योंकि मुझे अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है कि मैंने 9th क्लियर किया हो, तो मुझे याद है क्वेश्चंस किस तरीके से आए थे। एंड 10th में ये सारी चीज़ें बहुत हेल्पफुल रहती हैं, तो ये याद रखना ज़रूरी है। एंड देन आप अगर 11th एंट्रेंस दे रहे होते हो तो उसमें भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता है ये, ठीक है। ओके, नेक्स्ट पे मूव करते हैं। हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ हार्मोन, हार्मोन की फॉर्मेशन में हेल्प करता है लिपिड्स, एंजाइम्स, प्रोटीन्स एक्सेट्रा। मेन फंक्शन ऑफ गोल्गी बॉडी इज सेक्रेटरी इन नेचर, सबसे ज़्यादा जो फंक्शन है वही ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम के फॉर्मेशन में हेल्प करता है। अभी हमने ऊपर पढ़ा है ना, अगेन यहाँ पर आ गया है ना, सेल वॉल एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इन सारी चीज़ों के लिए ये हेल्प करता है। आप लोगों को मैं फिर से याद दिला दे रही हूँ, अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना एंड लाइक ज़रूर करके जाना। इन कमेंट्स में बताना कैसा लगता है आपको ये लेक्चर, और मैं क्या क्या चीज़ें और शेयर करूँ। एंड अगर आप लोगों ने मेरी 90 परसेंटेज वीडियो नहीं देखे तो वो आप लोग जा कर के देख सकते हो, उसमें मैंने अपनी परसेंटेज के साथ अपने नंबर्स बताए हैं। एंड उसके लिए अगर आप पूछोगे कि मैंने कैसे स्कोर किया, वो भी मैं आप लोगों के साथ डिटेल्ड वीडियो शेयर कर दूँगी अगर आप लोग कमेंट्स करते हो तो। उसके बाद अगर हम बात करते हैं पैकेजिंग ऑफ मटेरियल रिजल्ट इनटू द फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम्स, तो ये तो हमारा लाइसोसोम्स के बारे में आ जाते हैं। ये कोई लाइन नहीं है, इस पर ध्यान मत देना अभी।
लाइसोसोम्स बेसिकली एक क्वेश्चन आता है लाइसोसोम्स से, बहुत इंपॉर्टेंट, क्या है? सुसाइडल बैग्स है। क्या है? सुसाइडल बैग्स है। अब इसका मतलब भी हम देखेंगे। डिस्कवर्ड बाय क्रिस्टियन डी ड्यूरे in 1955, it occurs in most of the cells. They are tiny spherical structures found in cytoplasm. Cytoplasm में पाए जाने वाले छोटे छोटे structures हैं. Lysosomes has single unit membrane containing हाइड्रोलाइटिक एंजाइम इनके अंदर पाए जाते हैं. मोर देन 50 टाइप्स ऑफ होते हैं ये. कैन डाइजेस्ट सेल ऑर्गेनिक सब्सटेंस, ये डाइजेस्ट कर सकते हैं, तो इसीलिए इनको सुसाइडल बैग्स बोला जाता है. दीज एंजाइम्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम लाइसोसोम्स. किससे बनते हैं? आरईआर एंड गोल्गी बॉडीज. मेनली किससे बनते हैं पूछा जा रहा है आपसे? गोल्गी बॉडी से बनते हैं. ठीक है, कितने टाइप्स के हैं? 4 फॉर्म्स यहाँ पे लिख रखे हैं, बाकी 50 टाइप्स के होते हैं. प्राइमरी लाइसोसोम जो कि फ्रेशली इनएक्टिव लाइसोसोम होता है. सेकेंडरी जो लाइसोसोम एंड फूड वैक्यूल से बने. टर्शरी जो रेसिडुअल है. ऑटोफेगोसोम, लाइसोसोम एंड ओल्ड माइटोकॉन्ड्रिया से मिलके बनते हैं. बिल्कुल भी ध्यान मत देना इस पर, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है ये बिल्कुल भी. ठीक है, तो जो इंपॉर्टेंट होगा मैं बताती जाऊंगी. ऑटोलाइसिस क्या है? लाइसोसोम्स रिपचायर्स एंड रिलीज एंजाइम इन साइटोप्लाज्म एंड लीड्स टू सेल डेथ. सो कॉल्ड, इनको सुसाइडल बैग्स क्यों कहा जाता है? इधर ये रीज़न बता रखा है आपको. लाइसोसोम ऑल्सो हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ टेल ऑफ टेडपोल ऑफ फ्रॉग. इसीलिए इन लोगों को हम क्या कह देते हैं? सुसाइडल बैग्स कह देते हैं. ओके, राइबोसोम्स पे मूव करेंगे अगर, तो ये हमारी प्रोटीन फैक्ट्री है. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगेन इसको लिख लेना आप लोग कॉपीज में अपनी. जिसको अलग अलग नाम दे रखे हैं सेल ऑर्गेनल्स को, वो हम लोगों ने देखा. जैसे लाइसोसोम्स को सुसाइडल बैग्स कहा जाता है, ये इंपॉर्टेंट है, लिख लो. राइबोसोम्स को प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है, ये लिख लो, है ना. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में 2 आते हैं. कौन कौन से आते हैं? स्मूथ ईआर एंड रफ ईआर. रफ़ उसे क्यों कहा जाता है? क्योंकि उसमें प्रोटीन की वो पाई जाती हैं, इस वजह से उसे रफ़ कहा जाता है. ये सारी चीज़ें आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. फाउंड ऑन द सर्फेस ऑफ ईआर एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड इनसाइड दी माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड एंड न्यूक्लियस. ओके, राइबोसोम मेनली किसका प्रोड्यूस करता है? न्यूक्लियोलस. इट इज़ फॉर्म्ड बाय आरएनए, राइबोसोमल आरएनए से बनते हैं एंड प्रोटीन से बनते हैं. राइबोसोम इन माइटोकॉन्ड्रिया माइटोराइबोसोम कहलाता है. राइबोसोम इन प्लास्टिड कहलाता है प्लास्टिडोराइबोसोम. 80S टाइप के होते हैं और 70S टाइप के होते हैं. ठीक है, इसके बारे में हमने प्रीवियस वीडियो पार्ट 1 में देख रखा है. अगर हम नेक्स्ट मूव करते हैं, mRNA मैसेंजर आरएनए होता है, इंपॉर्टेंट नहीं है आप लोगों के लिए. माइटोकॉन्ड्रिया बहुत इंपॉर्टेंट है अगेन, जिसको कॉलिकर्न ने डिस्कवर किया था. इट इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनल है एंड डबल मेम्ब्रेनियस है. बहुत इंपॉर्टेंट, अगेन लिख लो इसको. माइटोकॉन्ड्रिया जो है डबल मेम्ब्रेनियस है. माइटोकॉन्ड्रिया का अपना ओन जेनेटिक मटेरियल होता है, जिसको आरएनए एंड डीएनए बोलते हो तुम लोग. एंड राइबोसोम्स 70S टाइप इनमें प्रेजेंट होते हैं, डिपेंडलेस. एंड इसके अंदर एक बात और, इसके अंदर अपना खुद का क्या है? आरएनए है एंड डीएनए है. तो ये इम्पॉर्टेंट है कि ये ज़रूर पूछ लेते हैं ये लोग. ठीक है, क्योंकि एनसीईआरटी में बहुत ही डिटेल्ड नहीं लिखा होता कुछ ज़्यादा, है ना. बहुत छोटे छोटे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिखे होते हैं जो पूछे जाते हैं. तो ये इम्पॉर्टेंट है, ये आएगा ही आपके पेपर्स में कि कौन से 2 ऐसे सेल ऑर्गेनल्स हैं जो दोनों चीज़ें कंटेन करेंगे. जेनेटिक मटेरियल, ऐसे कौन से 2 हैं जो जेनेटिक मटेरियल कंटेन करते हैं? 2 ऐसे सेल ऑर्गेनल्स कौन से हैं? डीएनए और आरएनए जो कंटेन करते हैं. माइटोकॉन्ड्रिया है एक और दूसरा है प्लास्टिड. ठीक है, ये 2 हैं. नेक्स्ट, अगर सेमी ऑटोनोमस सेल्स इनको कहा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है. फंक्शन क्या है? बाइनरी फिजन. फंक्शन क्या है किसका? अभी हम जो ऊपर पढ़ के आ रहे हैं माइटोकॉन्ड्रिया का. क्रैब साइकिल इसमें है. इट प्रोवाइड एनर्जी टू द सेल. सेल को एनर्जी भी कौन देता है हमें? तो वो कौन दे रहा है? माइटोकॉन्ड्रिया दे रहा है, क्योंकि इसमें एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ये पावर हाउस ऑफ द सेल कहलाता है. तो जो सेल ऑर्गेनल्स के अलग अलग नाम दे रखे हैं ना, बहुत इंपॉर्टेंट है. जैसे यही माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ द सेल कहलाता है. लिक्विड इसमें जो होता है वो मैट्रिक्स कहलाता है. क्रिस्टी से ये बने हुए होते हैं अंदर की इनकी. ये इंपॉर्टेंट नहीं है, मत देखो इसको. माइटोकॉन्ड्रिया जो है साइट ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है.
ये लाइन देख लो कि जो ये सेल स्टोर करता है क्या, एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, सो इट इज़ कंसिडर्ड एज सेल करेंसी। ये क्या है, सेल करेंसी की तरह इसको कंसिडर क्यों करते हैं, क्योंकि ये एनर्जी देने का काम कर रहा है। एएमपी जो कि हमारा एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट है, एडीपी जो कि हमारा एडेनोसिन डाइफॉस्फेट है, एनएडीपी जो हमारा एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एएमपी से बनता है एडीपी एंड एडीपी से बनता है एटीपी। प्लास्टिड्स क्या है, ई हीकल ने इसको डिस्कवर किया था। इट इज़ फाउंड इन ऑल प्लांट सेल्स एंड ऑल एल्गी वगैरह में पाया जाता है। ये एक सेकंड है जिसमें खुद का डीएनए एंड आरएनए पाया जाता है। ये अगेन इंपॉर्टेंट है, इसको लिखो। माइटोकॉन्ड्रिया की तरह ये भी कैसा होता है, डबल मेम्ब्रेनियस होता है एंड ये ओनली एंड ओनली प्लांट्स में पाया जाता है, एनिमल्स में नहीं पाया जाता, क्योंकि ये कलर वगैरह देने का काम करता है प्लांट्स में। ठीक है, ये भी एक सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनल है एंड ये जो है प्लास्टिड्स आर फॉलोइंग टाइप्स। एक क्रोमोप्लास्ट होता है, एक ल्यूकोप्लास्ट होता है। क्रोमोप्लास्ट के अंदर भी क्रोमोप्लास्ट क्या है, कलर्ड प्लास्टिड फॉर कलर टू फ्लावर्स, लीव्स, फ्रूट्स, इनको कलर देने का काम क्रोमोप्लास्ट करता है एंड ल्यूकोप्लास्ट कलरलेस होते हैं। ये अलग चीज़ों के लिए, ये स्टोरेज के लिए यूज़ किए जाते हैं फूड के। ठीक है, इफ़ वी टॉक अबाउट दी क्लोरोप्लास्ट, ये ग्रीन कलर देता है। रेडोप्लास्ट ये रेड कलर देता है एंड फियोप्लास्ट ये हमें ब्राउन कलर देते हैं एल्गी को। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इस पर हमें नज़र भी नहीं डालनी है। स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट देखते हैं तो क्लोरोप्लास्ट को हम क्या बोलते हैं, क्लोरोप्लास्ट क्या है, किचन ऑफ सेल है। किचन हाउस ऑफ द सेल कौन है, किचन हाउस ऑफ द सेल कौन है, क्लोरोप्लास्ट है। सबसे ज़्यादा जानने वाला है ना, जिसको हम पहचानते हैं, है ना। 3 सिबलिंग्स होते हैं बट सबसे ज़्यादा जिसको दूर के लोग पहचानते हैं, है ना, तो वो ही ये है। प्लास्टिड्स में सबसे ज़्यादा उसके टाइप्स में से जानने वाला कौन है, क्लोरोप्लास्ट, क्योंकि हम इसको बचपन से ही ऑलमोस्ट पढ़ते आ रहे हैं कि ये किचन हाउस ऑफ द सेल है। दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के लिए अगेन इंपॉर्टेंट है। क्लोरोप्लास्ट आर फिल्ड विद थाइलाकॉइड्स। थाइलाकॉइड्स रीजन में ये पाए जाएंगे आपको, वेयर क्लोरोफिल ग्रीन कलर पिगमेंट आपको मिलेगा, इज प्रेजेंट एंड फोटोसिंथेसिस अकर होता है। तो दे आर इन ग्रीन कलर। अगेन आई एम टेलिंग यू, प्रिपरेशन ऑफ फूड फॉर प्लांट, ये करते हैं, स्टोरेज करते हैं खाने का, प्रोडक्शन करते हैं ऑक्सीजन का फॉर द सर्वाइवल ऑफ द ऑर्गेनिज्म। एंड अगर हम क्लोरोप्लास्ट की बात करते हैं तो फोटोसिंथेसिस आप लोग क्लास 10th में पढ़ोगे। फोटोसिंथेसिस में 2 फेज़ होते हैं, एक तो लाइट फेज़ होता है एंड दूसरा डार्क फेज़ होता है। लाइट फेज़ कहाँ कर होता है ये याद रखो, थाइलाकॉइड में होता है। LT से याद रख लो, ठीक है, LT से याद रख लो, क्या LT से याद रख लो। लाइट फेज़ कहाँ हो रहा है, थाइलाकॉइड में हो रहा है एंड डार्क फेज़ कहाँ हो रहा है, स्ट्रोमा में हो रहा है। SD से याद रख लो, स्ट्रोमा में क्या हो रहा है, डार्क फेज़ हो रहा है। ठीक है, वैक्यूल क्या करता है, हमारा काम करेगा स्टोरेज का, फूड को स्टोर करने का काम है वैक्यूल का। बड़ा पाया जाता है प्लांट में, एक पाया जाता है प्लांट में एंड एनिमल्स में काफ़ी सारे पाए जाते हैं मगर छोटे छोटे होते हैं। जेनेटिक मटेरियल की अगर हम बात करते हैं तो वो DNA एंड RNA होता है, DNA एंड RNA होता है। और हम लोग ये भी जान चुके हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट जिसमें न्यूक्लियस होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगा, सारा कुछ होगा, सारी चीज़ें इसके अंदर होंगी एंड प्रोकैरियोट्स में नहीं होता कुछ भी इन द सेंस न्यूक्लियस नहीं होता। न्यूक्लियस नहीं होगा तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होगी, है ना, वेल डिफाइंड। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करते हैं इम्पॉर्टेंट चीज़ की, अगर हम बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट आ गया हमारा एनिमल और प्लांट सेल में डिफरेंस। एनिमल और प्लांट सेल में डिफरेंस, ठीक है। तो प्लांट सेल में सेल वॉल एब्सेंट होती है, इसमें प्रेजेंट होती है। ये एक रीकैप हो जाएगा आपके चैप्टर का पूरा, आपने क्या पढ़ा है ना। वैक्यूल्स इसमें एब्सेंट होते हैं, लेकिन एब्सेंट होते हैं ज़्यादातर, लेकिन स्मॉल भी पाए जाते हैं इसमें, है ना। 1 to 3 एंड अराउंड 90% वॉल्यूम पूरा कौन ले जाता है, वैक्यूल ले जाता है। स्मॉलर होते हैं साइज़ में, लार्जर होते हैं साइज़ में। प्लास्टिड इसमें एब्सेंट होता है, इसमें प्रेजेंट होता है। यूग्लेना एक एक्सेप्शनल केस है जिसमें प्लास्टिड पाया जाता है, क्योंकि ये ऑटोट्रॉफ भी होता है एंड हेटरोट्रॉफ भी होता है। सेंट्रायोल इसमें प्रेजेंट होता है एंड इसमें एब्सेंट होता है, बिल्कुल नहीं पाया जाएगा किसी, इसमें कोई एक्सेप्शन भी नहीं है। इसमें न्यूक्लियस मोस्टली सेंटर में होता है और यहाँ पेरीफेरी में होता है। पेरीफेरी इज़ लाइक इधर की साइड, इधर की साइड, इधर की साइड, इधर की साइड, ऐसे हो सकता है। ठीक है, क्रोमोसोम्स आर कंपोज्ड ऑफ, इम्पॉर्टेंट अगेन, एक छोटा सा आपका लाइन है बट ये आपको
एक नंबर दिलवा सकता है एग्ज़ाम में। क्रोमोसोम्स जो होते हैं कंपोज करते हैं डीएनए एंड प्रोटीन के। डीएनए ये भी एक इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है कि डीएनए से आरएनए बनता है, आरएनए बनता है एंड आरएनए से हमारा प्रोटीन बनता है। तो इसको हम ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, इस प्रोसेस को हम ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, ठीक है। प्रोटीन एंड आरएनए से बनता है हमारा राइबोसोम। यहाँ पे आप लोग रिकैप देख सकते हो चैप्टर का अगेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड सेल वॉल। आपने इसके बारे में भी पढ़ा, इसके बारे में भी पढ़ा, इसके बारे में भी पढ़ा, आपने ये सारे सेल ऑर्गेनल्स के बारे में पढ़ा, है ना। एटीपी की फुल फॉर्म कमेंट सेक्शंस में बताओगे आप लोग। मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस एक प्रोसेस है जिसमें आप फॉर्मेशन होता है किसका, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसकी बनी हुई है, RER यानी कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्लस SER। तो RER में क्या बनता है, प्रोटीन बनता है। SER में क्या बनता है, लिपिड बनता है। यानी कि प्रोटीन और लिपिड से बनके क्या बना है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बना है। ER हेल्प्स इन बायोजेनेसिस। ER जो है बायोजेनेसिस में हेल्प करता है, मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस में ही ER है ना, क्योंकि SER और RER किसके हैं, ER की ही तो है। फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन ये सारा कुछ हम लोग देख चुके हैं। पैसिव ट्रांसपोर्ट हमने देख लिया था, ऑस्मोसिस हमने बता दिया था आपको प्रीवियस लेक्चर में, ठीक है। तो ये सब हमने क्या किया है, रीकैप ही तो लिखा है चैप्टर का। न्यूक्लियस के बारे में देख लो, न्यूक्लियस क्या है, डबल मेम्ब्रेन बाउंड वो है, एंड रॉबर्ट ब्राउन ने इसको डिस्कवर किया। कंटेन करता है कुछ जेनेटिक मटेरियल, है ना। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्रोमेटिन, एंजाइम एंड न्यूक्लियोलस का बना होता है ना। एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, एंड ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है इतना। साइटोस्केलेटन के बारे में हमने प्रीवियस लेक्चर में देख चुका है, उसको आप लोग अच्छे से देख लेना क्योंकि इम्पॉर्टेंट है साइटोस्केलेटन। एंड हाँ, ये इम्पॉर्टेंट है, ये आपकी बुक में दे रखा है क्या, सेल का डिविजन। तो ये इस ही लेक्चर में हमारा पार्ट 2 का फिनिश हो जाएगा, यानी कि ये चैप्टर हमारा पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो सेल डिवीजन क्या है, सेल डिवीजन हमारे दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है माइटोसिस, एक होता है मायोसिस। माइटोसिस एंड होता है एक मायोसिस। माइटोसिस क्या होता है, जिसमें 2n का हमारा क्या हो गया, ये मदर सेल है, मदर सेल हो गया 2n का। सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम यानी कि इक्वेशनल डिवीजन किसमें होता है, माइटोसिस में होता है। माइटोसिस में होता है इक्वेशनल डिवीजन, माइटोसिस में होता है इक्वेशनल डिवीजन। इक्वेशनल डिवीजन यानी कि इक्वल, इसमें भी 2n जाएंगे। डॉटर सेल में कितने जाएंगे, अगर डिवीजन होता है इसका तो डॉटर सेल में कितने जाएंगे, 2n 2n, ठीक है। माइटोसिस में ऐसा होता है, यानी कि ये बहुत कन्फ्यूजन रहता है इसमें कि माइटोसिस क्या है, मायोसिस क्या है, इन दोनों को याद करने में बहुत दिक्कत रहती है। बट इसकी निमोनिक्स भी मैंने कुछ बनाई नहीं है, तो वही ऐसे ही याद करना पड़ेगा। 2n में 2n दोनों में ही 2n रहता है। माइटोसिस अगर किसी ने बनाई है इसकी निमोनिक्स तो कमेंट्स में ज़रूर से बताइएगा। माइटोसिस 2n है, मदर सेल है ना। सेम क्रोमोसोम नंबर इक्वेशनल डिवीजन ये करता है। सोमैटिक सेल्स में ये होता है, ठीक है, सोमैटिक सेल्स में होता है ये। एंड जर्म सेल्स में जो होता है वो मायोसिस होता है, वो उसमें रिडक्शनल डिवीजन होता है क्रोमोसोम्स का। डॉटर सेल्स जब बनेंगे तो ये रिड्यूस हो जाएंगे NNN में, 4 डॉटर सेल्स बनेंगे मायोसिस में, जर्म सेल्स के अंदर ये होता है। तो अगेन क्विक रिकैप कर लेते हैं सेल डिवीजन का। माइटोसिस होता है एंड मायोसिस होता है। माइटोसिस 2n अगर हमारा मदर सेल है तो वो डिवीजन करेगा इक्वेशनल, जिसमें 2n दोनों डॉटर सेल्स में आपको मिल जाएंगे। एग्जाम्पल हो जाएगा सोमेटिक सेल, एंड मायोसिस इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा, एंड एग्जाम्पल हो जाएंगे गैमीट्स, ठीक है। सो होपफुली आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए वीडियोस ला रहा है। तो ये चैनल आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर से कर दिए, क्योंकि आप लोग जब क्लास 9th से क्लास 10th में आओगे तो आपको बहुत सारी वीडियोस इसमें हेल्पफुल मिलेंगी, क्योंकि मेरी 97.8% आई है क्लास 10th में एंड 94.16% आई थी मेरी 9th में। तो ये दोनों ही वीडियोज़ आप लोग जा कर के देखना, मेरा रिजल्ट रिएक्शन वीडियो दोनों ही अपलोडेड है, क्लास 9th का भी क्लास 10th का भी। तो आप लोग चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। इस वीडियो को, इस चैनल को बहुत ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए, सो दैट ये चैनल आप लोगों की रीच तक जाए। एंड क्योंकि ये चैनल आपको हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड कर रहा है, हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड कर रहा है, जो क्लास 9th में नोट्स बनाए जाते हैं, प्रॉपर नोट्स ये प्रोवाइड कर रहा है, जिसमें आपको डीप एक्स्ट्रा नॉलेज भी आपको मिल रही है।
तो प्लीज़ चैनल को शेयर करिए एंड चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिए। 2K तक इस चैनल को 2K सब्सक्राइबर्स तक पहुंचवाइए। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।